गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। थोड़ा सा लेट हो गए हम, है ना, क्लास स्टार्ट करने में। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से थोड़ी सी आप लोगों की क्लास लेट हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे के सारे एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार होंगे। हाँ, तो भैया हम तो गए थे अपने फ्रेंड के पास घूमने, वियतनाम। और वहां से हम लौट कर आ चुके हैं। और वियतनाम में, है ना, हाँ, आप लोगों को भी बेटा एंजॉय कराया मैंने। साथ के साथ आप लोग भी मेरे साथ घूम रहे थे इंस्टाग्राम पर, सारी रील्स आप लोग देख रहे थे। और वियतनाम की जो करेंसी है वो वीएनडी है, जिसको डोंग बोलते हैं वहां पर। लेकिन उस करेंसी का एक अलग हिसाब किताब है? आपने देखा होगा कि जो मैंने पानी की बोतल खरीदी थी वो 60,000 की थी, लेकिन वो 60,000 ना डोंग थे, 60,000 डोंग, जिनकी इंडियन रुपीस में वैल्यू बहुत कम होती है ना। अगर मैं इंडियन रुपीस में वैल्यू निकालूं तो वो कम थी, समझ रहे हो। तो वियतनामी करेंसी अलग चलती है, वहां पे मिलियन में चलती है करेंसी। जैसे अगर आपको कोई 1,000 2,000 रुपए का आइटम खरीदना है तो वो मतलब वहां पर होगा 2 लाख डोंग, 3 लाख डोंग, 2 मिलियन, 3 मिलियन, लाइक दिस है। हाँ जी। तो वियतनाम में, है ना, करेंसी का मार्जिन थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पर अलग है। तो वो 60,000 थाउजेंड की नहीं थी, बेसिकली 60,000 डोंग की एक पानी की बोतल थी। 60,000 डोंग का मतलब, अगर मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से निकालूं उसकी वैल्यू, तो आप उसमें 60,000 में सबसे पहले तो, हाँ, 200 रुपए की पानी की बोतल थी। 210 रुपए की थी वो पानी की बोतल। हालांकि फिर भी महंगी थी, क्योंकि इंडिया में वो पानी की बोतल 40 रुपए की आती है, वहां पे 210 रुपए की थी, जो 60,000 डोंग के इक्विवेलेंट था। हाँ, वियतनाम में क्राइम बहुत होता है, पता नहीं, बट हमें तो कोई क्राइम फ्राइम नहीं था। वहां के लोग बहुत आ, अच्छे थे। देखो, इंडिया से बाहर आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छी रियलाइज होगी, आप कभी भी अगर बाहर घूमने जाओगे। जैसे इंडिया में रोड पर ना कितना पोल्यूशन होता है और हर कोई हॉर्न बजाता है, मतलब आप इंडिया से बाहर जब भी कदम रखते हो ना तो आपको हॉर्न की आवाज तो सुनाई नहीं देती। मतलब कोई भी व्हीकल का हॉर्न बजाते ही नहीं है, बिल्कुल भी। सब अपने आराम से एक लेन में चलते हैं, सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। एक इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, लेकिन बाहर होता है, अक्सर लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। तो वहां पर एक तो नॉइस पोल्यूशन भी नहीं था, जीरो। रोड पे कोई हॉर्न की आवाज ही नहीं, नॉइस पोल्यूशन जीरो, एयर पोल्यूशन जीरो। दिल्ली में एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे, नॉइस पोल्यूशन चरम सीमा पे। लेकिन हाँ, लेकिन भारत में और भी सारी चीजें हैं, वो बाहर विदेशों में नहीं है। तो बेटा, हर देश की अपनी खासियत है, हर देश अपने आप में सक्षम है। किसी की कुछ अच्छाई है तो किसी की कुछ बुराई भी है ना। इंडिया में बहुत सारी, है ना, अच्छाई भी है, अगर कुछ बुराई है तो। चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से। क्यों भाई? हाँ जी। देखते हैं कि जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए थे। जरा देखना ये होगा, कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन बना लिए थे, कहाँ गए। हाँ जी, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो 8 जनवरी को हुई थी, हाँ जी। और अब हम 5 दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं, छठवें दिन, 6 दिन बाद। और कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि लेटर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न होते हैं। सर, लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं, 7। अच्छा, क्या उन सातों पैटर्न को हम लोग पढ़ चुके हैं? हमने फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ लिया, रिवर्स पैटर्न कर लिया, क्रॉस पैटर्न पढ़ लिया। और हम लोगों ने, है ना, सीरीज, फॉर्मेट, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ओके, यानी कि ये जो 3 पैटर्न है लेटर कोडिंग के, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब बाकी के जो 4 पैटर्न है वो आज हम करने वाले हैं। बाकी के 4 पैटर्न आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 29, मदर्स। मदर्स को कोट किया गया है, मदर्स को कोट किया गया है
SREHTOM से, मदर्स को कोड किया गया है SREHTOM से। देन व्हाट इज द कोड फॉर ब्रॉड, है ना। देन व्हाट इज द कोड फॉर ब्रॉड, ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी, है ना। जल्दी से आइडेंटिफाई करो। मदर्स को अगर मैं ब्रॉड लिख दूं, सॉरी मदर्स को मैं लिख दूं SREHTOM से, ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन, distribution, distribution is written as IRTSIDNOIT। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन को हमने लिखा है IRTSID, डिस्ट्रीब्यूशन को हमने लिखा है IRTSID और NOITUB से। तो बताओ व्हाट इज द कोड फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, दो कोडिंग डिकोडिंग के अभी 2 ही लेक्चर हुए ना, और पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे एग्जाम में लेटर कोडिंग का भी क्वेश्चन आता है, नंबर कोडिंग का भी क्वेश्चन आता है और मिक्स कोडिंग का भी क्वेश्चन आता है। और सबसे पहले हमने लेटर कोडिंग की शुरुआत करी है। लेटर कोडिंग में हम जानते हैं कि टोटल होते हैं 7 पैटर्न। उन 7 में से 3 पैटर्न हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, 7 में से 3 पैटर्न हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ लिया, रिवर्स कर लिया, क्रॉस। और ये जो पैटर्न आपके सामने है ये चौथा पैटर्न है, और इस फोर्थ पैटर्न को हम कहते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। ये जो चौथा पैटर्न है ये है पोजीशन बेस्ड पैटर्न। यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे लेटर्स की पोजीशन चेक होंगी, इसको बोलते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। यहाँ पर हमें देखना है कि लेटर्स की हेराफेरी कैसे हो रही है, लेटर्स को हम कैसे बदल रहे हैं। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में लेटर्स की हेराफेरी होगी। जी हाँ, देखो पोजीशन बेस्ड पैटर्न की एक अच्छी बात यह है, कोई भी नया लेटर नहीं बनता। जो लेटर यहाँ पर यूज हुए ना, वही सेम लेटर बेटा इस पर्टिकुलर वर्ड में भी यूज होंगे। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में कोई भी नया लेटर नहीं बनता। जैसे अभी जो पहले 3 पैटर्न थे उसमें आप क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर रहे थे, लेकिन पोजीशन बेस्ड पैटर्न में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। जो लेटर्स यहाँ पर है वही यहाँ पर है। सर इस पर्टिकुलर वर्ड में कुछ नहीं करना है, सर इस वर्ड को पलट के लिख दो उल्टा, SREHTOM, सर SREHTOM, इस पर्टिकुलर वर्ड को उल्टा करके लिख दो सर उल्टा, THGUORB, सर इस पर्टिकुलर वर्ड को उल्टा लिख दो, कुछ नहीं करना। सर इसको पलट के लिख दो SREHTOM, THGUORB, कुछ नहीं करना। लेकिन सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूरा वर्ड पलट के नहीं लिखा गया, इस पर्टिकुलर वर्ड को बीच में से डिवाइड करो। हाँ, अब इसको हाफ करके उल्टा लिख दो, IRTSID, फिर सर उल्टा लिख दो, ठीक है, NOITUB। तो ऊपर तो क्या गया है, पूरा का पूरा वर्ड उल्टा करके लिख दिया। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या, वर्ड को हाफ हाफ करके डिवाइड करके उल्टा करके लिख दिया, ठीक है ना। इसको हाफ करो और इसको उल्टा करके लिख दो ITSBUS, सर ITSBUS, और इसको उल्टा करके लिख दो NOITUB, है NOITUT। समझ रहे हो, यहाँ पूरा का पूरा वर्ड उल्टा करके लिख दो, यहाँ वर्ड को हाफ हाफ करके उल्टा लिख दो, यहाँ वर्ड को हाफ हाफ करके उल्टा लिख दो। तो ये जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे टोटल 28, उन 28 क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन यही लग रहे होंगे आपको, क्योंकि पोजीशन बेस्ड पैटर्न है ना, पहले 3 पैटर्न से बहुत आसान है। ह्यूमिडिटी एक वर्ड है ना, ह्यूमिडिटी वर्ड है हमारे पास, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी वर्ड को मैंने कोड किया UHIMIDTY से, ह्यूमिडिटी को हमने कोड किया UHIMIDTY से। Then what is the code for politics? Then what is the code for politics? Then what is the code for politics? है ना,
मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर को मैंने कोड किया AMFUNUTCARE से, मैन्युफैक्चर को। देन व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। पेयर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस शीट की जरूरत नहीं है आपको। जो क्लास के क्वेश्चंस है ना पेयर फॉर्मेशन में, बस उतने ही क्वेश्चन कर लो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। पेयर फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने क्वेश्चन क्लास में कराए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस कर लो, वही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, क्वेश्चंस को देखते ही आपको समझ तो आ गया होगा कि सर ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन को देखते ही समझ तो आ गया होगा कि सर ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर आधारित है। यहां पर कोई भी नया लेटर नहीं बनना। ये जो क्वेश्चंस है ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर ही आधारित है। भाई कोई नया लेटर बनना है सर? बिल्कुल भी कोई भी नया लेटर यहाँ पे नहीं बनना, बिल्कुल भी नया लेटर नहीं बनना। बताओ बनना हो तो? सर बिल्कुल भी नया लेटर नहीं बनना। पोजीशन बेस्ड पैटर्न का मतलब होता है जो लेटर वर्ड में है उन्हीं लेटर्स को घुमा फिरा के लिख दो, उन्हीं लेटर्स को घुमा फिरा के लिख दो। कोई भी न्यू लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी न्यू लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं लेटर्स को घुमा फिरा के लिख दो। हाँ जी, हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व? बहुत बढ़िया, गुड जॉब सर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है सर? ये जो पहला पेयर है इसको पलट के लिख दो। एच यू को यू एच लिख दिया, एम आई को हमने आई एम लिख दिया, डी आई को आई डी लिख दिया। लेकिन ये जो लास्ट के दो लेटर है ना बेटा ये एज इट इज है। तो आप ये मत समझना कि बेचारे एग्जामिनर से गलती होगी, मैं उसकी गलती सुधार देता हूँ। सर पीओ को मैंने लिख दिया ओपी, एल आई को हमने लिख दिया आई एल, टी आई को हमने लिख दिया आई टी। अब आप लोग ये मत समझना कि सी एस को एस सी लिख दो। बेटा ये जो लास्ट का पेयर है ये एज इट इज है टी वाई का टी वाई। तो ये जो लास्ट है ना सी एस, तो बेटा ये सी एस का सी एस रहेगा। लास्ट का पेयर एज इट इज रहेगा, टी वाई का टी वाई, सी एस का सी एस रहेगा। उसमें चेंज नहीं होगा, है ना? उसमें चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो? अब जरा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो। सर पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, ये तो कंफर्म है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में या तो हम वर्ड को उल्टा करके लिखते हैं, या हम वर्ड को हाफ हाफ करके उल्टा करके लिख देते हैं, या फिर हम पेयर बना के उल्टा करते हैं, पेयर बना के उल्टा करते हैं। सर इस क्वेश्चन में क्या है? पहले पूरा वर्ड उल्टा नहीं है, हाफ हाफ करके उल्टा नहीं है, पेयर भी नहीं है। ये एम ए को ए एम तो लिखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे एन यू एफ को यूज किया गया है एफ यू एन में। यानी कि पहले दो लेटर को उल्टा लिखना है, फिर तीन लेटर को उल्टा लिखना है, और फिर इन्होंने चार लेटर को उल्टा लिखा है यूटीसीए, यूटीसीए। और लास्ट के जो दो लेटर है आर ई, वो आर ई के आर ई एज इट है। लास्ट के दो लेटर आर ई के आर ई एज इट इज है। ई एल हमने उल्टा लिख दिया इसको एल ई, ठीक है। ई सी टी को उल्टा लिख दिया टी सी ई, है ना। आर ओ एन आई को उल्टा लिख दिया आई एन ओ आर। और ये जो लास्ट के दो लेटर है सी एस, वो सी एस के सी एस है। लास्ट के दो लेटर है सी एस, वो सी एस के सी एस है। समझ रहे हो? पहले दो लेटर उल्टे, फिर तीन लेटर उल्टे, फिर चार लेटर उल्टे, लास्ट वाला सेम। पहले दो लेटर फिर तीन लेटर, है ना, फिर चार लेटर, फिर लास्ट वाला सेम। तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न बेटा आपको पिछले तीन पैटर्न से ज्यादा इजी लग रहा होगा, है ना? आपको लग रहा होगा सर यही वाले क्वेश्चन ज्यादा आने चाहिए एग्जाम में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपके लिए इजी है तो बाकी सबके लिए भी तो इजी है, फिर सिलेक्शन कैसे ले पाओगे? सिलेक्शन तो तब ले पाओगे जब टफ क्वेश्चंस में से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तभी तो सिलेक्शन ले पाओगे, या ऐसे ही ले लोगे? ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो को मैंने कोड किया
EAOUHRBRGH से, है ना? देन व्हाट इज द कोड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? देन व्हाट इज द कोड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? देन व्हाट इज द कोड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया होगा, क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया होगा कि सर पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया होगा पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए फटाफट से। हाँ हाँ, कोडिंग डिकोडिंग की तो बेटा प्रैक्टिस शीट मिलेगी। कोडिंग डिकोडिंग के क्लास क्वेश्चंस तो अलग से अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि हर बार क्लास क्वेश्चन में चेंज होते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद में एक तो नॉर्मल प्रैक्टिस सेट डलवाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग की विद सॉल्यूशंस, और एक मैं आपको डलवाऊंगा पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट। कोडिंग डिकोडिंग के मैं आपको दो प्रैक्टिस सेट दूंगा, एक तो नॉर्मल प्रैक्टिस सेट होगा, एक होगा हमारा पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट। कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक नहीं दो प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको दो दो प्रैक्टिस सेट दूंगा बजाय एक प्रैक्टिस सेट के। बेटा ये क्वेश्चन भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये भी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जब फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस पैटर्न हो। इन दोनों क्वेश्चन में भी फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न नहीं है, ये भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। बस आपको देखना है कि पोजीशंस आपकी किस तरह से चेंज हो रही है, बस आपको देखना है कि पोजीशंस आपकी किस तरह से बदली जा रही है, किस तरीके से पोजीशन चेंज हो रही है। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा यहां पर पोजीशंस कैसे चेंज हो रही है? सर क्या इस पर्टिकुलर वर्ड को मैं पूरा उल्टा करके लिख रहा हूं, जैसे कि यहां पर मैंने पूरा उल्टा करके लिख दिया, क्या उसको भी मैंने पूरा उल्टा करके लिखा? क्या इस पर्टिकुलर वर्ड को पूरा उल्टा करके लिखा? नहीं। सर हाफ हाफ करके रिवर्स किया? नहीं। सर पेयर बना के उल्टा किया? नहीं। यहां पर जो अरेंजमेंट है वो रैंडम अरेंजमेंट है, लेकिन जो रैंडम अरेंजमेंट है ना बेटा वो पेयर की फॉर्म में है। रैंडम अरेंजमेंट पेयर की फॉर्म में, सपोज दैट ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, चौथा पेयर है, पांचवा और ये छठा पेयर है। सपोज दैट कि किसी पर्टिकुलर वर्ड में 6 पेयर है। साइज शाबाश। तो सर इसको इसमें कैसे चेंज किया गया है? सबसे पहले हमें सेकंड पेयर को उठा के सबसे आगे रख देना है, फिर ओ यू, फिर सर हमने पांचवा पेयर उठा के रख दिया एच आर, यानी कि फिर हमने चौथा पेयर उठा के रख दिया बी आर, बी आर ये रहा, फिर यानी कि पहला पेयर रख दिया जी एच, यानी कि फिर छठा पेयर रखा के टी, के टी का मतलब क्या है? थर्ड पेयर। इसका मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 को 2 5 4 1 6 3 में कन्वर्ट करना है। क्या करना है आपको? पहला पेयर बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, पांचवा बनाओ और छठा बनाओ। और इनको कैसे चेंज करना है? इनको चेंज करना है सेकंड में, फिफ्थ में, फोर्थ में, फर्स्ट में, सिक्स में, थ्री।
यानी कि जैसे ही ऊपर नंबरिंग है ना वही नंबर नीचे कर दो। यानी कि जैसे ऊपर वाले वर्ड में सबसे पहले सेकंड पेयर को रखा है तो नीचे वाले वर्ड में भी सबसे पहले सेकंड पेयर को उठा के रखो। सेकंड पेयर बोले तो एस टी, फिर पांचवे पेयर को रखो यानी कि टी आई, फिर चौथे पेयर को रखो यानी कि बी यू, फिर पहले पेयर को रखो यानी कि डी आई, फिर छठे पेयर को रखो यानी कि ओ एन, फिर थर्ड पेयर को रखो यानी कि आर आई, यानी कि आर आई। तो यहां पर रैंडम अरेंजमेंट थी लेकिन पोजीशन बेस्ड पैटर्न था। अगर आप यही सेम लॉजिक अगर इस क्वेश्चन में लगाते हैं, अगर आप सेम लॉजिक अगर इस क्वेश्चन में लगाते हैं, है ना, आप कहो सर सबसे पहले मैंने सेकंड लास्ट लेटर को उठा के सबसे आगे रख दिया, तो सर सेकंड लास्ट लेटर मेरा आर है तो मैं आर को सबसे आगे रख दूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा कोई भी ऑप्शन आर से शुरू नहीं हो रहा। हमारा कोई भी ऑप्शन बेटा आर से शुरू हो ही नहीं रहा। हमारा कोई भी ऑप्शन आर से शुरू नहीं हो रहा। तो जो लॉजिक यहाँ पर यूज किया अगर वही पैटर्न यहाँ पर यूज करूं तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो लेटर्स हैं ये किसी ना किसी लॉजिक से रीअरेंज हुए हैं, है ना। ये लेटर्स बेटा रैंडम नहीं रखे गए हैं, ये लेटर्स किसी ना किसी लॉजिक में बदले गए हैं। सर अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखता हूँ, सर अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखता हूँ तो ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है ना। ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि वर्णमाला श्रृंखला में रखे गए हैं। आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज्ड है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो इन लेटर्स को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखोगे तो इनमें से सबसे छोटा लेटर एच है, फिर आई है, फिर ओ, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर वाई। तो एच आई ओ आर एस टी वाई। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया ऑप्शन फर्स्ट। हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? ऑप्शन फर्स्ट, एच आई ओ आर एस टी वाई, एच आई ओ आर एस टी वाई। ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर आधारित है, एच आई ओ आर एस टी वाई। क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो रैंडम अरेंजमेंट है। जैसे कि ई ए इन्होंने सबसे पहले रखा, ई ए सेकेंड पेयर है, इसका मतलब ये सेकेंड पेयर को उठा के सबसे आगे रख रहे हैं। फिर इन्होंने ओ यू रखा, ओ यू फिफ्थ पेयर है यानी कि फिर फिफ्थ पेयर को रख रहे हैं, लाइक दैट। ये है लॉजिक यहाँ पर, है ना। पहले सेकंड को रखा, फिर फिफ्थ को रखा, फिर फोर्थ को रखा, फिर फर्स्ट को, फिर सिक्स को, फिर थ्री को। इस तरीके से काम चल रहा है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, आप लोगों को वो याद है, मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज जब चैप्टर पढ़ाया था तो आप लोगों को ना अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई थी, याद है कि नहीं याद है आपको? अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस, ए जेड बी वाई सी सिक्स डी ड्यू ई इवनिंग एफ फोर जी जीटी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर एल लव एम एन। याद है? ए जेड बी वाई सी सिक्स डी ड्यू ई इवनिंग एफ फोर जी जीटी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर एल लव एम एन, है ना। तो हमारा जो पांचवा पैटर्न है, देखो पहला जो पैटर्न होता है लेटर कोडिंग का वो फॉरवर्ड पैटर्न होता है यानी कि सीधा क्रम। दूसरा जो पैटर्न होता है वो रिवर्स पैटर्न होता है यानी कि विपरीत क्रम। तीसरा जो पैटर्न होता है ना, तीसरा जो पैटर्न था वो क्रॉस था यानी कि तिरछा क्रम। चौथा पैटर्न है पोजीशन बेस्ड पैटर्न, पोजीशन यानी कि लेटर्स की स्थानांतरण होना है, स्थिति बदलेगी सिर्फ, न्यू लेटर फॉर्म नहीं होगा। पांचवा जो लेटर है वो है अपोजिट लेटर का पैटर्न, अपोजिट लेटर यानी कि विपरीत क्रम। विपरीत क्रम यानी कि विपरीत, यानी कि जब हम लेटर्स को उनके अपोजिट लेटर से बदल देते हैं, है ना। रिवर्स पैटर्न तो होता है बेटा अपोजिट, रिवर्स हो गया उल्टा क्रम, अपोजिट हो गया विपरीत। ये उल्टा ये विपरीत, मतलब उल्टा कर दो पहले, या फिर इसको उल्टा कह लो इसको विपरीत, उससे कोई फर्क, ये पहले को लास्ट, सेकंड को सेकंड लास्ट। ये अपोजिट लेटर का पैटर्न मतलब
जब हम लेटर्स को उनके अपोजिट लेटर से बदल देते हैं, जैसे AZBY C6। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्ड है किंग, उसको मैंने चेंज कर दिया PRMT से, तो उसी के रेस्पेक्ट में रेल की कोडिंग क्या होगी, उसी के रेस्पेक्ट में रेल की कोडिंग क्या होगी। जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है हैंड, हैंड हैंड को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो बताओ सिल्क की कोडिंग क्या होगी, तो बताओ सिल्क की कोडिंग क्या होगी। जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है पर्सन, पर्सन को मैंने चेंज कर दिया, तो बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी, तो बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, कम ऑन, बनाओ, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को बेटा, फटाफट से। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसमें चल क्या रहा है सर, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर। इसमें हो क्या रहा है सर, कानपुर, इंडियन रेलवे, मैन, GT रोड, इंडियन रेलवे, AZ, इंडियन रेलवे, लव। अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस मैं आपको तब करा चुका हूं जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हम अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाई स्कूल, AZ, मैन, ड्यू, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लव, कानपुर। समझ रहे हो सर, यहाँ पे सर कानपुर, इवनिंग, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, मैन और लव, है ना। तो ये हो जाएगा बाय 4, कानपुर, C6, इंडियन रेलवे और लव। समझ रहे हो, तो हमारे एग्जाम में अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन जब अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन तो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, देखते ही सॉल्व कर दोगे, क्योंकि वो सीक्वेंस आपको पहले से याद है, AZBY C6 D ड्यू इवनिंग F4 वाला। तो इसीलिए अपोजिट लेटर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बाएं हाथ के क्वेश्चंस हैं। फाइंड ऑड वन आउट, है ना, विषम छांटिए, विषम छांटिए। पहला ऑप्शन KP, दूसरा ऑप्शन HS, तीसरा ऑप्शन KC, चौथा ऑप्शन GT, है ना। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। नॉर्थ is coded as, then what is the code for south? Kite. Then what is the code for? Hmm. हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। हेलो। अपोजिट बेटा, रिवर्स पैटर्न का मतलब है जब पहला लेटर आखिरी लेटर में बदला जाता है, सेकंड सेकंड लास्ट में, थर्ड थर्ड लास्ट में। और अपोजिट का मतलब होता है जब A को Z से, B को Y, C6 ये आपस में बदले जाते हैं।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सर एग्जाम में पहचानेंगे कैसे? मैं बताऊंगा कि एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे कि कब कौन सा लॉजिक लगाना है। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सर कानपुर हाई स्कूल, जीटी रोड, तो ये सबसे अलग हो गया। सर यहाँ पे मैन, लव, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, हाई स्कूल। सर हाई स्कूल, जीटी रोड, फोर, लव और हाई स्कूल। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर भी अपोजिट लेटर है, कानपुर, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, इवनिंग। यहाँ पे चल क्या रहा है पता है? यहाँ पे 16 माइनस 1 15, 18 माइनस 1 17, 7 माइनस 1 6 और 22 माइनस 1 21। यानी कि अपोजिट लेटर करो, लव, एजेड, ड्यू और मैन, और फिर -1 कर दो। अपोजिट लेटर भी करो, फिर -1। ओ -1 हो जाएगा एन, जेड -1 हो जाएगा वाई, डी -1 हो जाएगा सी और एम -1 हो जाएगा एल। तो एन वाई सी एल हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया, एन वाई सी एल। तो ये क्वेश्चंस है जो कि रिलेटेड टू अपोजिट लेटर्स है। तो आप लोगों को लग रहा होगा सर पहले 3 पैटर्न तो भी हमारे लिए मुश्किल थे, दिमाग लगाना पड़ रहा था, लेकिन ये जो 2 पैटर्न है ये तो सर बहुत आसान है। इनमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। यहाँ पे लेटर्स की हेरा फेरी कर दो, यहाँ पे अपोजिट लेटर दिख जाएंगे हमें, ए जेड बी वाई सी सिक्स डी ड्यू ई इवनिंग एफ ओ, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। चिंता मत करो, जो छठा पैटर्न है वो भी बहुत आसान है। वो भी बहुत आसान है जो छठा पैटर्न है। अभी आप समझ जाओगे सर छठा पैटर्न भी आसान कैसे है। जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है ऑरेंज, इस ऑरेंज वर्ड को मैंने चेंज किया है परसेंटेज डॉलर हैश कॉपीराइट डॉट और स्टार से। ठीक है, हाँ जी। और एक वर्ड है एप्पल, और एप्पल की जो कोडिंग मैंने करी है वो करी है हैश, एप्पल की कोडिंग मैंने करी है हैश परसेंटेज, परसेंटेज हैश परसेंटेज परसेंटेज और प्लस और स्टार से। देन व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप, देन व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप। बेटा ये अगला पैटर्न है ना। 6 पैटर्न मैंने आपको कराए, मतलब 5 पैटर्न सिखा दिए। ये छठा पैटर्न है जो कि कॉमन कोडिंग से रिलेटेड है। जो छठा पैटर्न है ना वो रिलेटेड है कॉमन कोडिंग। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। ये कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है, कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। जैसे ऑरेंज वर्ड को मैंने चेंज किया परसेंटेज डॉलर हैश कॉपीराइट डॉट स्टार से, समझ रहे हो। और आंट को मैंने चेंज किया, आंट को मैंने चेंज किया, आंट को मैंने चेंज किया डॉलर, डॉलर कॉपीराइट, डॉलर कॉपीराइट और प्लस से। आंट को मैंने चेंज किया डॉलर कॉपीराइट और प्लस से। देन व्हाट इज द कोड फॉर, देन व्हाट इज द कोड फॉर लेटर टी, देन व्हाट इज द कोड फॉर लेटर टी। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी कॉपीराइट, ऑप्शन सी प्लस, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगाया जा सकता। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना, कॉमन कोडिंग पे आधार पर, कॉमन कोडिंग के आधार पर हम इन क्वेश्चंस को बड़े प्यार से हंसते हुए मुस्कुराते हुए बना सकते हैं, बहुत प्यार से। आंट को चेंज किया 1 2 3 में, आंट को चेंज किया 1 2 3 में, नॉट को चेंज किया 1 4 3 में। देन व्हाट इज द कोड फॉर लेटर, देन व्हाट इज द कोड फॉर लेटर ए, देन व्हाट इज द कोड फॉर लेटर ए, देन व्हाट इज द कोड फॉर लेटर ए। समझ रहे हो, ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर ये मत सोचना कि ये 1 2 3 और 1 4 3 है तो इसके पीछे कोई लॉजिक है, इनकी प्लेस की वैल्यू की जरूरत है। इनकी प्लेस की वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। 41 42 43 तीनों क्वेश्चन नोट कर लिए, 44 क्वेश्चन भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 44, ORANGE, ऑरेंज को मैंने चेंज किया है, ऑरेंज को मैंने चेंज किया है ZYX
VUW में, है ना, और एप्पल को मैंने चेंज किया है XCCDW में, है ना। देन व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप, देन व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप, देन व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप। कॉमन कोडिंग में बेटा हमेशा दो या दो से ज्यादा वर्ड देखने को मिलेंगे। कॉमन कोडिंग में हमेशा दो या दो से ज्यादा वर्ड देखने को मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा वर्ड हमें देखने को मिलेंगे कॉमन कोडिंग में। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे पता चला कॉमन कोडिंग? सर पी के नीचे स्टार है, पी के नीचे स्टार है। सर ई के नीचे, सॉरी पी के नीचे परसेंटेज है, पी के नीचे परसेंटेज है। बहुत बढ़िया। सर ई के नीचे स्टार है, ई के नीचे स्टार है। इसका मतलब ये है जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका सिंबल है। जैसे लेटर जी के नीचे कौन सा सिंबल है? सर जी के नीचे डॉट है, जी के नीचे डॉट है तो डॉट इसका आंसर है। ठीक है। आर के नीचे कौन सा सिंबल है? सर आर के नीचे डॉलर है तो डॉलर इसका आंसर है। जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है। ए के नीचे हैज है तो हैज इसका आंसर है। बहुत बढ़िया। पी के नीचे क्या है? पी के नीचे परसेंटेज है तो परसेंटेज इसका आंसर है। ई के नीचे स्टार है तो जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है। तो कॉमन कोडिंग का मतलब है जिसके नीचे है बस वही उसका कोड है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसके नीचे जो है वही उसका कोड है। पता है क्यों? क्योंकि ए जो है वो थर्ड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पे बेटा हैज है, थर्ड प्लेस पे हैज है। लेकिन यहाँ पर जो ए है वो फर्स्ट है, तो जो ए का कोड हैज ऊपर है वही ए का कोड हैज नीचे भी होना चाहिए। लेकिन नीचे बेटा कहीं भी हैज प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मत बनाना कि पहला पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो था, यहाँ पर तो था कि पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहला पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, वरना तीसरा ए है, तीसरा हैज है। पहला ए है तो पहला हैज होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हैज नहीं है। तो फिर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? फिर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये कॉमन कोडिंग से सॉल्व होगा सर। जैसे कि ए और एन दो लेटर ऊपर है, ए और एन दो लेटर नीचे है, तो भैया इन दो लेटर का जो सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट है वही दो लेटर का सिंबल यहाँ भी प्रेजेंट होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पे रखा हो, उससे मतलब नहीं है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मेरे दो दो लेटर कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे भी दो सिंबल कॉमन होंगे। डॉलर कॉपीराइट, डॉलर कॉपीराइट, डॉलर कॉपीराइट। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो एन और ए लेटर है, ये जो ए और एन लेटर है, ये डॉलर कॉपीराइट में बदले गए हैं। ये जो ए और एन लेटर है डॉलर कॉपीराइट में बदले गए। तो ये जो लेटर टी बचा है वो किसके लिए बचेगा? सर लेटर टी बचेगा प्लस के लिए, लेटर टी बचेगा प्लस के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये परसेंटेज मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि अगर पी के नीचे परसेंटेज है तो ओ के नीचे परसेंटेज नहीं आ सकता। ओ के नीचे मान लो माइनस है, माइनस, ओ के नीचे माइनस लिख दो, क्योंकि फिर वहां पर मैं परसेंटेज का यूज कर नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। चलिए साहब, सर वैसे ही सर ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में। क्योंकि अगर दूसरे स्थान पर एन है और ये दो है तो बेटा एन पहले स्थान पर है तो यहाँ पे दो होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है कि पहला पहले में, दूसरा दूसरे में। यहाँ पर भी वही है कॉमन कोडिंग, जैसे एन टी ऊपर है, एन टी नीचे है, तो राइट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी हमारे दो नंबर कॉमन होंगे। राइट हैंड साइड पे भी हमारे दो नंबर कॉमन होंगे, एन टी ऊपर, एन टी नीचे। तो जो एन ओ टी के दो नंबर ऊपर है वही एन ओ टी के दो नंबर नीचे भी मिलेंगे। सर नीचे एक तीन ऊपर भी है, एक तीन नीचे भी है। तो हम समझ गए एन और टी को, एन और टी को एक और तीन में बदला गया है। तो लेटर जो ए बचा वो किसके लिए बचा? सर ए बचेगा दो के लिए। ए किसके लिए बचा? ए दो के लिए। तो बेटा ये भी कॉमन कोडिंग का ही क्वेश्चन है। 42 वाले में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ए एन ऊपर है, ए एन नीचे है, तो जो ए और एन के लेटर यहाँ पर यूज हुए हैं वही ए और एन के लेटर नीचे भी यूज होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए तीसरे स्थान पर है या पहले स्थान पर है। बेटा इस ए को मैं किसी भी सिंबल में बदल सकता हूं, इसमें से किसी भी सिंबल में, लेकिन उसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट। सर यहाँ पर हम देखेंगे, सर ये जो है ये एज इट इज है, जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है।
बिना किसी लॉजिक के। तो बेटा जी के नीचे क्या लिखा हुआ है यू, आर के नीचे क्या लिखा है वाई, ए के नीचे लिखा है एक्स, पी के नीचे लिखा है सी, ई के नीचे लिखा हुआ है डब्ल्यू, है ना। तो जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड आ गया बन के, है। तो ये है हमारे भैया कौन से पैटर्न, ये है हमारे अपोजिट लेटर के पैटर्न। तो हमने फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस तो पहली दो क्लास में किए थे। पोजीशन, अपोजिट और कॉमन, ये तीनों ही पैटर्न बेटा बहुत इजी पैटर्न है। ये तीनों ही पैटर्न सबसे आसान होते हैं और ये जो है ये इजी टू मॉडरेट होते हैं। ये होते हैं इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट इसलिए अगर फॉरवर्ड पैटर्न है तो इजी है, रिवर्स और क्रॉस पैटर्न बेटा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। समझ रहे हो। अब एक लास्ट पैटर्न बचा है, सातवां पैटर्न। हालांकि सातवां कोई पैटर्न नहीं है, सातवां मतलब इलॉजिकल क्वेश्चंस। सातवां पैटर्न मतलब इलॉजिकल क्वेश्चंस। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में इलॉजिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये इलॉजिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में लिखने जा रहा हूं, पहले आप उन क्वेश्चंस को लिख लो, फिर मैं बताता हूँ ये इलॉजिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, है ना। हम्म TSAE is coded as TSEW HTRON is coded what। पहला ऑप्शन है HTSOU, दूसरा ऑप्शन है HTUOS, तीसरा ऑप्शन है HTSUO, चौथा ऑप्शन है HTOUS। अब ये वो क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं, है ना। हाँ जी, DCL नहीं, YAERL TAEL DCLO ऑप्शन HTO HTC चलिए शाम। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ जी, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कभी एग्जाम में पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते। ये कभी पूछे जाते थे एग्जाम में, बट अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। हाँ जी, ये थोड़े से इलॉजिकल टाइप पैटर्न पर बेस्ड है क्वेश्चन, है ना। इलॉजिकल टाइप पैटर्न पर।
यस। चलिए साहब, अब देखते हैं कि इनमें से ये सारे के सारे ना इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन है जो पहले कभी एग्जाम में बनते थे, लेकिन आजकल अब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। ये सारे के सारे इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, ये कुछ नहीं, ये डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, जरा पढ़ना इसको। उल्टा क्या लिखा हुआ है सर? EAST, ये लिखा हुआ है ईस्ट, है ना। इसको पढ़ना, ये क्या लिखा हुआ है उल्टा सर? WEST, ये क्या लिखा है? वेस्ट। इसको उल्टा पढ़ना, ये क्या लिखा है सर? NORTH, ये लिखा हुआ है नॉर्थ, है ना। दीज ऑल आर डायरेक्शंस, कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्शंस लिखी गई है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। तो नॉर्थ के बाद साउथ, और बेटा साउथ को उल्टा कैसे लिखोगे? HTUOS, HT, है ना। साउथ को उल्टा कैसे लिखोगे? HTUOS, SOUTS, साउथ। डायरेक्शंस लिखी गई है, डायरेक्शंस को उल्टा लिख दिया, डायरेक्शंस को उल्टा लिख दिया और कुछ नहीं बोला। सर इससे अगर मैं मीनिंगफुल वर्ड बनाऊं तो एक मीनिंगफुल वर्ड मेरा बनेगा अर्ली। सर यहां पर अगर मैं मीनिंगफुल वर्ड बनाऊं तो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा लेट। सर यहां पर अगर मैं मीनिंगफुल वर्ड बनाऊं तो बनेगा कोल्ड। तो बेटा जैसे अर्ली का अपोजिट लेटर लेट होता है, वैसे ही कोल्ड का अपोजिट लेटर क्या होता है सर? कोल्ड का अपोजिट लेटर क्या होता है? कोल्ड का अपोजिट लेटर होता है हॉट। जैसे अर्ली का होता है लेट, अर्ली का अपोजिट होता है लेट, तो बाबू कोल्ड का अपोजिट क्या होता है? अर्ली का अपोजिट होता है लेट, तो कोल्ड का अपोजिट होता है हॉट। कोल्ड का अपोजिट क्या होता है? कोल्ड का अपोजिट होता है हॉट। अर्ली का अपोजिट लेट, कोल्ड का अपोजिट होता है हॉट। IBX LCD क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है सर? ये रोमन नंबर की सीरीज है। रोमन नंबर की सीरीज आप जानते हैं, आप बचपन में पढ़े होंगे, फर्स्ट लिखते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन्थ टेंथ, है ना। तो रोमन नंबर की सीरीज में ये होते हैं 1 5 10 50 100 500 1000। रोमन नंबर्स की सीरीज में हम नंबर्स को ना ऐसे पढ़े, 1 को 1 I, 5 को V, 10 को X, 50 IBX LCD M, 1 5 10 50 500 1 5 10 50 100 500 1000, 1 5 10 50 100 500 1000, IBX LCD M, ये रोमन नंबर की सीरीज है। सर यहाँ पर क्या है सर? कुछ नहीं है, 1 2 3 है। 1 ONE 1 ONE 1, TWO 2 समझ रहे हो? THREE तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो? हाँ जी। कैसे? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। T4 10 आ गया, T4 10 आ गया, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। यहाँ पर मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, समझ रहे हो? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। सर ये क्या है? मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये डेज लिखे हुए हैं, ये तो मंथ्स लिखे हुए हैं, है ना। ये तो मंथ्स लिखे हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये लिखे हुए हैं डेज, ये हमारे डेज लिखे हुए हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। यहाँ पर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। और ये लिखी हुई है बेटा, ये लिखी हुई है हमारी काउंटिंग, ये हमारी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग है, मंथ्स है और डेज है। और ये कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 50 क्वेश्चन कराए हमें, और 50 के 50 क्वेश्चन लेटर कोडिंग से रिलेटेड है। हाँ सर, लेकिन सर एग्जाम में हम पता कैसे लगाएंगे कि कब किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक हमें यूज करना है? हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लॉजिक हमें एग्जाम में यूज करना है? तो भाई मैं अब आप लोगों को एक चीज बता दूं साफ साफ, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपके सामने, आप क्वेश्चन को देखते ही ना ये तीन लॉजिक एक साथ लगाना। कौन कौन से तीन लॉजिक सर? हमारा क्वेश्चन कहीं पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर तो आधारित नहीं है, या फिर कहीं हमारा क्वेश्चन सर पोजीशन बेस्ड के अलावा, है ना, कॉमन कोडिंग तो नहीं दिखाई दे रहा हमें, कॉमन कोडिंग। या आप चेक कर सकते हैं कहीं क्वेश्चन अपोजिट लेटर पे तो बेस्ड नहीं है, या फिर कॉमन कोडिंग। ये जो तीन लॉजिक है ये एक साथ यूज करो। और अगर मान लो पोजीशन बेस्ड पैटर्न अपोजिट लेटर यानी कि AZ BY C6
और कॉमन कोडिंग, अगर मान लो हमारा क्वेश्चन ये है तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व होने में। तो क्वेश्चन लेटर कोडिंग का जब भी आपके सामने आए, क्वेश्चन को देखते ही ये 3 लॉजिक तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। कौन कौन से 3 लॉजिक? कहीं हमारा क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे तो नहीं है, कहीं हमारा क्वेश्चन अपोजिट लेटर के पैटर्न पे तो नहीं है, या फिर कहीं हमारा क्वेश्चन कॉमन डिकोडिंग पर तो नहीं है। अगर ये तीनों लॉजिक नहीं है तब पक्का प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करने के 3 तरीके कौन कौन से? सर प्लस माइनस करने के 3 तरीके हैं, कौन कौन से? फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। प्लस माइनस करने के 3 तरीके फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। और फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस करने में हमें 15 से 30 सेकंड तक लग सकते हैं। कब? जब हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होगी तब। अगर अल्फाबेट की प्लेस नहीं पता होंगे तो मुसीबत है। और अगर ये भी नहीं है तब हम इलॉजिकल तरीके से सोचते हैं, हालांकि इलॉजिकल एग्जाम में नहीं बनते हैं। अब हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं। तो लेटर कोडिंग का अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, लेटर कोडिंग का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन आप बता सकते हो सारे। बेटा 47 है रोमन नंबर की सीरीज, ये रोमन नंबर की सीरीज है। अर्ली का अपोजिट लेट होता है, कोल्ड का अपोजिट हॉट होता है, हॉट। चलिए, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।